दोस्तों सादर नमस्कार। मैं शंकर जोशी सेमारी बीजेपी मंडल महामंत्री आज एक बार फिर आपसे रूबरू होने आया हूँ, क्योंकि कल 5 दिसंबर लोकतंत्र का एक पावन पर्व। कल हमारे क्षेत्र में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव और हमारे बीच में अब चंद घंटों का फासला रहा है। मैं आज आपको ये नहीं कहूँगा कि किस पार्टी को वोट दें, क्योंकि बीजेपी का पदाधिकारी हूँ, फिर भी बीजेपी के लिए वोट नहीं मांगूंगा। हाँ, ये कि इस बारे में ज़रूर आपका ध्यान आकर्षित करूँगा कि आपके पास जो एक वोट है, उस एक वोट की ताकत क्या है। आपका एक वोट इस देश को मोदी दे सकता है। आपका एक ईमानदार वोट इस देश में मोदी युग को ला सकता है। आपका एक वोट बिना किसी शोर शराबे और लाग लपेट के आपका एक वोट योगी दे सकता है। अब सोचिए उस एक वोट की ताकत। हालांकि वो बात अलग है कि उस एक वोट की ताकत को हम लोग कभी समझे ही नहीं। यदि उस समझे होते तो इस देश में लोकतंत्र कुछ अजीब प्रकार से होता। अब आप सोच रहे हो कि पीएस मेंबर के चुनाव और जिला परिषद के चुनाव बहुत लो लेवल के चुनाव होते हैं, पर पार्टी सिंबल पर जो भी चुनाव लड़े जाते हैं वो कभी लो लेवल के नहीं हो सकते हैं। और एक सच्ची पार्टी वही है जो हर चुनाव को पूरी ताकत से लड़े और हर चुनाव को सिर्फ जीतने के लिए लड़े। अब मैं ये कहूँगा कि किसे वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मेरे सवाल आज उनसे हैं। आपको अच्छी तरीके से पता है कि पिछले 8-9 महीने से देश कोरोना महामारी का सामना कर रहा है। और उस 9 महीने में जयपुर में बैठी जो गहलोत सरकार है, जो कांग्रेस सरकार है, आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कोरोना की बीमारी में आपके साथ क्या किया। आप में से कोई भी व्यक्ति राजस्थानी आपको यदि लगता है कि इस कोरोना बीमारी के समय में गहलोत सरकार ने यदि आपकी कोई भी मदद की हो, किसी भी प्रकार की मदद की हो, तो जरूर मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं भी अपडेट रहूं। पिछले 8 महीनों में हजारों लाखों टन गेहूं केंद्र सरकार ने दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जब पूरा जनजीवन रुका हुआ था, पूरा लॉकडाउन, जब चारों तरफ लॉकडाउन था, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, अलग अलग राज्यों की सीमाएं सील थी, अलग अलग राज्यों से काम छोड़कर लोग घर पे आके बैठ गए थे और घर में उनके पास एक दाना नहीं था। उस समय मोदी ने, केंद्र सरकार ने हर घर तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ऐसे लोग जो प्रवासी थे और जो यहाँ पर कई सालों से अपने गांवों में रहे भी नहीं थे और जिनके पास कुछ भी नहीं था, कूपन तक नहीं थे, यहाँ तक कि उनको भी गेहूं देने की व्यवस्था की आपके खाते में 2000 रुपये डलवा कर, ताकि एक बार जो कोरोना से सब कुछ जनजीवन थप गया था, आप आगे बढ़ सके। तीसरी चीज, आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी, सबसे जो प्रमुख चीज कह रहा हूं मैं आपको, कि इस पूरे दौरान कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई भूखमरी का शिकार नहीं हुआ, एक को भी भूखा नहीं मरने दिया। जवाब में राज्य सरकार क्या कर रही थी, जैसलमेर के दूरों में अपनी सरकार बचा रही थी, करोड़ों में सांसद विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही थी ताकि वो अपनी सरकार बचा सके। जब देश जल रहा था, राज्य जल रहा था, 1 महीने तक सरकार गायब थी, इसे ढूंढना पड़ा। सरकार बचाने के लिए आप 10 करोड़ खर्च कर सकते हो एक विधायक के ऊपर। मैं उस सरकार के बड़े नुमाइंदों से पूछना चाहता हूं कि आपके इस कोरोना काल में व्यक्तियों की क्या हेल्प की।
एक तरफ आपके बड़े नेता कहते हैं कि बिजली, दूसरे राज्यों में तो कहते हैं कि बिजली के बिल माफ कर देने चाहिए। गहलोत सरकार ने क्या किया? मेरी एक स्कूल है, बंद है, 8 महीने से बंद है, उसका जो बिजली का बिल है बंद स्कूल का 30,000 रुपया आया। ऐसे बहुत से लोग हैं, हजारों में जिनके बिल है, बिल देख कर ही करंट आने लगता है। अर्थात कि आप मदद के नाम पे तो कुछ नहीं कर सके, बशर्ते आपने बिजली बिल वगैरह बहुत सारे बढ़ा दिए। आपसे सवाल पूछता हूँ मिस्टर जादूगर अशोक गहलोत जी, आपके लीडर ने गिना था 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और 10, आप भूल गए वो काउंटिंग। सिर्फ 10 दिन में आपका कर्जा माफ हो जाएगा। मैं पूरे सभी राजस्थानियों से पूछना चाहता हूँ, कर्जा माफ हो गया? नहीं हुआ हो तो कोई बताए भाई। दूसरी बात कही थी कि हर बेरोजगार 3,500 रुपया महीने का बेरोजगारी भत्ता देंगे। कितने बेरोजगारों को मिला? तो लिस्ट है, अखबारों में पढ़ा किसी बेरोजगार को भत्ता मिला हो? 2 साल में सरकार एक भर्ती नहीं कर सकी, एक भर्ती नहीं। रीट अटकी पड़ी है। जो बेरोजगार है दर दर भटक रहे हैं, मायूस है, फ्रस्ट्रेटेड है, पर नहीं, इनको कुछ करना ही नहीं है और उन्होंने कुछ किया भी नहीं। बस जैसे तैसे करके अपनी सरकार बचा ली। पता नहीं कितने दिन की सरकार में हम आने, और अंतर विरोधों से गिरी हुई सरकार है। गिरेगी तो अपने वजन के बोझ से गिर जाएगी। किसी को गिराने की जरूरत नहीं है, इनको गिराकर इन्हें शहीद बनाने की जरूरत नहीं है। अब मेरा सवाल ये कि फिर वोट कैसे देना चाहिए? अब बहुत सारे, जैसे कि अभी निकाय चुनाव है, आपकी नीयत सही नहीं है, इसलिए वोट आपको नहीं देना चाहिए। क्योंकि जो हमें अच्छी तरीके से पता है कि एक पीएस मेंबर जितना हमारे लिए काम कर सकता है उतना क्षेत्र का विधायक भी नहीं कर सकता है। क्योंकि हमारे लिए पीएस मेंबर ही हमारे लिए विधायक होता है, वो हमारी समस्या को जानता है। हमारे क्षेत्र का जो प्रधान होता है वही हमारे लिए सर्वे सर्वा होता है, क्योंकि वो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। आप याद रखिए, आपका एक वोट आपकी इच्छा का प्रधान ला सकता है, आपकी इच्छा का पीएस मेंबर ला सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपनी इच्छा का प्रधान या पीएस आ गया तो किस्मत बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी, नहीं। पर यह है कि यहाँ पर मैं नियत पे सवाल उठा रहा हूँ। सब जगह आज हैदराबाद में भी देखा होगा आपने कि रिजल्ट आए, जहाँ बीजेपी काफी सीटों पे आगे चल रही है, जहाँ कभी खाता नहीं खुलता था। फिर हैदराबाद में, जहाँ दक्षिण भारत में तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं था बीजेपी का, वहां बीजेपी जीत रही है। पर कांग्रेस से मुझे कोई नफरत नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है, किसी भी प्रकार की मुझे कोई एलर्जी नहीं है। क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, ताकि सत्ता पक्ष नशे में चूर नहीं हो जाए, तानाशाह नहीं हो जाए। पर मुझे ऐसा ही विपक्ष नहीं चाहिए जो धारा 370 का विरोध करता हो। मुझे ऐसा विपक्ष नहीं चाहिए जो भारत के सैनिकों की शहादत का अपमान करता हो। मुझे ऐसा विपक्ष नहीं चाहिए जो बालाकोट और एयर स्ट्राइक का सबूत मांगता हो। मुझे ऐसा विपक्ष नहीं चाहिए जो कफन की राजनीति करता हो। मुझे ऐसा विपक्ष नहीं चाहिए जिनके राज में लाखों करोड़ों रुपए के घोटालों की लिस्ट है। ऐसा विपक्ष होने से तो विपक्ष का न होना ही बेहतर है। चुनावी मौसम में उनके कुछ नेता मेंढक की तरह टर्राते हुए आ जाते हैं और ये उनका चुनावी दौरान ही होता है, ये चुनावी टूरिज्म होता है उनका, और उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। झूठे वादे करके राजस्थान में कांग्रेस सरकार बन तो गई, चल भी रही है, पर रेंग कर जो चलना होता है उससे हम चलना नहीं कहते हैं। भाइयों, आपसे एक निवेदन है, अभी जो निकाय चुनाव है जिला परिषद सदस्य के और पंचायत समिति सदस्य के, हो सकता है संगठन कई बार गलती कर देता है टिकट देने में, क्योंकि टिकट के दावेदार बहुत सारे होते हैं और उसमें से संगठन सिर्फ टिकट एक को देता है। और जिन एक को टिकट मिलता है वो अपने आप को भाग्यशाली समझता है, पर उनमें से जिनको नहीं मिल पाता है कहीं न कहीं वो उनके मन में रोष होता है।
पर जो बीजेपी का जो सच्चा का कट्टर कार्यकर्ता है वो उसका रोज तब तक ही होता है जब तक कि उसे टिकट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये पता हो। पर जब एक बार नहीं मिले तो फिर जी जान से जिसे टिकट मिला है उसे जिताने पे लग जाता है। आपको भी ये ख्याल रखना है, कहीं न कहीं आपके क्षेत्र में भी टिकट बटा होगा, कार्यकर्ताओं में रोष भी होगा। पर मुझे लगता है कि संगठन बाय द वे कोई गलती कर लेता है तो क्या उस गलती का बदला चुकाने के लिए हम उससे भी बड़ी गलती कर दें? क्योंकि हो सके आपके एक वोट से आपका पीएस मेंबर नहीं बने, और हो सके कि एक पीएस मेंबर के नहीं बनने से आपके हाथ से प्रधान का पद निकल जाएगा। सोचिए फिर कहाँ जाओगे? अभी बीजेपी की सरकार नहीं है, आपको कोई तो मंच चाहिए जहाँ से आप विकास की धारा बहा सको। ये आपके पास मौका है, ये तेरा है ये मेरा है नहीं, हम व्यक्ति से जुड़े हुए नहीं हैं, हम विचारधारा से जुड़े हुए हैं और विचारधारा हमेशा अमीट रहती है। आप ऐसे मौकों पर यदि आपको लगता है कि व्यक्ति देखकर वोट दे, ये देखकर वोट दे, नहीं, ये स्वस्थ राजनीति की जो परिभाषा आप लोग देखते हो मेरे दिमाग से बाहर है। क्योंकि अंत तक कोई भी सत्ता चलती है उस पार्टी की नियत पर, और जिस पार्टी की नियत में कहीं न कहीं उसके डीएनए में कहीं न कहीं यदि मिस्टेक हो तो फिर सदस्य कैसा भी हो हमें अपने विचारधारा के साथ हमें रहना चाहिए। ये विचारधारा की लड़ाई है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। इसलिए मेरे तमाम कार्यकर्ता जो कोई टिकट नहीं मिलने से नाराज है, उनके पास वक्त है, लौट आए। आज का दिन है, सिर्फ आज का दिन है, क्योंकि कल के बाद फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। और यदि किसी अपने व्यक्ति के खड़े होने से यदि अपनी पार्टी का कोई कैंडिडेट जीत जाता है और दूसरी पार्टी का यदि कैंडिडेट जीत जाता है तो यकीन मानिए कि पार्टी फिर उसे कभी माफ नहीं करती है। इसलिए ये घर वापसी भी नहीं कह रहा हूँ मैं, जो विरोधी है जिन्हें लगता है कि उन्हें टिकट नहीं मिला परंतु वो एक जाजम पर बैठ जाए, अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने पीएस मेंबर को जिताने में अपनी जी जान लगा दें। आज की रात कयामत की रात है। अक्सर क्या होता है कि फसलें जब पैदा होती है तो एंड टाइम में रोजड़े चढ़ जाते हैं। अपनी फसलों को आज की रात बचा लीजिए और ध्यान ये रखिए, कल एक एक व्यक्ति घर से निकलकर वोट देने जाए। आप सिर्फ आपका वोट कीमती नहीं है। आप यदि बीजेपी के कट्टर कार्यकर्ता हैं तो आप एक से ज़्यादा वोट आप दिला सकते हो, एक से ज़्यादा वोट आप दिलवा सकते हो। और ये सबसे बड़ा एक मतदाता में और कार्यकर्ता में ये सबसे बड़ा फर्क होता है। एक बार फिर इस क्षेत्र में से हमारी सराड़ा क्षेत्र में जो चौथे चरण में जो मतदान हो रहा है, आप सभी जो लड़ने वाले उन प्रत्याशियों को पहले ही सभी को ढेरों शुभकामनाएं। जीत हार जिंदगी का अपना हिस्सा है। जीत को विनम्रता से लो और हार को शालीनता से स्वीकार करो, क्योंकि एक जीत हार से सब कुछ नहीं बदल जाता है, वक्त फिर भी आगे आएगा। और सभी एक मंडल महामंत्री होने के नाते सभी मेरे अपने कार्यकर्ताओं से सादर अनुरोध है, जमकर मेहनत करो, क्योंकि आपकी मेहनत ही अंततः उस ईवीएम मशीन में दिखाई देगी। 8 तारीख को ईवीएम मशीन खुलेगी और परिणाम से दुनिया चौंकेगी, और चौंकाता वही है जो कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत करता है। और हम कभी भी पैसों के लिए मेहनत नहीं करते हैं, हमारा अपना कोई स्वार्थ होता ही नहीं है, क्योंकि हम तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। हम सिर्फ जितवा सकते हैं और उनको बनाकर भेज सकते हैं, क्योंकि पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता हैं, हिंदुत्व हमारी रगों में है। इसलिए एक बार फिर आप सबको विनम्र निवेदन है कि डू वेल, डू द बेस्ट, वी कैन डू इट एंड वी विल विन। आज न जागने की रात है, जो जागते रहें तो आप अपने आप को भी बचा लेंगे और अपने वोटों को भी बचा लेंगे। हर वोट बहुत कीमती होता है, सबको ले जाएं। सबसे रिक्वेस्ट है कि वोट करने जाए तब मास्क पहन के जाएं और पूरी सिक्योरिटी के साथ जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लोकतंत्र के इस पावन पर्व को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।